चलिए कोई बात। आरती भारत माता की, जगत के भाग विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग विधाता की। सिर पर हिम गिरिवर सोए, चरण को रत्ना कर धोए। देवता गोदी में सोए, कहे आनंद होए आनंद। सब सुख सब बोलो जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारती अलग रहा, भारती अलग रहा। भारत माता श्रद्धेय राष्ट्र ध्वज
सम्मानित अतिथि, पूज्य गुरुजन, आत्मीय भैया बहन एवं प्यारे दर्शक वृंद, आज इस राष्ट्र गौरव का बोध कराने वाले स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा है। ये बातें हवाओं को बताए रखना, ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं भैया शशि प्रकाश आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रणभेरी की जागृत श्रोता, रणभेरी की जागृत श्रोता, भारत भूमि वीर प्रसूता, भारत भूमि वीर प्रसूता। रक्त बीज का मूल नशाने, कण कण को रण चंडी माने। बेटे इसके वीर शिवा हैं, बेटी लक्ष्मी बाई है। बेटे इसके वीर शिवा हैं, बेटी लक्ष्मी बाई है। शहीदों की कुर्बानी देखो, आंखें भर भर आई है, आंखें भर भर आई है। पड़ती जब जब मातृभूमि पर दुश्मन की परछाई है, तब तब आगे बढ़कर हमने अड़ी को धूल चटाई है। पड़ती जब जब मातृभूमि पर दुश्मन की परछाई है, तब तब आगे बढ़कर हमने अड़ी को धूल चटाई है। पुरखों से अपने तुम पूछो, कैसे मुंह की खाई है। हमसे वे टकराते हैं जिनकी शामत आई है, हमसे वे टकराते हैं जिनकी शामत आई है। खुशनसीब है वो जो वतन पे मिटते हैं, खुशनसीब है वो जो वतन पे मिटते हैं। मरकर भी वो लोग अमर रहते हैं, मरकर भी वो लोग अमर रहते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ऐ वतन पे मरने वालों, करता हूँ सलाम उन्हें ऐ वतन पे मरने वालों। तुम्हारे हर सांस में तिरंगे का नशीब बसता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पहाड़ पर्वत झरने हैं। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पहाड़ पर्वत झरने हैं। हमें खूब अच्छे लगते हैं। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। रोज सवेरे पंछी जगाते, सांझ में मंदिर घंटे बजते। रोज सवेरे पंछी जगाते, सांझ में मंदिर घंटे बजते। खेतों में देखो खेती होती, हरी भरी सी सुंदर लगती। खेतों में देखो खेती होती, हरी भरी सी सुंदर लगती। सागर लहरें कहती है, कितनी अच्छी न्यारी है। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। भारत माता प्यारी है, हमें भारत माता प्यारी है। Good morning everybody, myself Ashutosh Ranjan of class 10 from Saraswati Vidya Mandir Sadatpur, Muzaffarpur. Welcome to the celebration of Independence Day in our school. In this Independence Day, we all should feel proud of being a part of this independent nation that gives us the freedom to live our life in our own way. I hope that all my audience and all my teachers were familiar with the history of India. So I want to discuss the pandemic that occurs and spreads across the world. As the novel coronavirus pandemic spreads across the world, governments globally are announcing larger than life gestures to uplift
the dreary mood of populace and to thank the toiling frontline workers. The examples are everywhere, from Dubai lightning up Burj Khalifa to New York having a fly past India too initiated a host of events to cheer up Corona warriors who are basically frontline workers like doctors, nurses, sanitation workers, etc. During the current crisis, it is the doctors, nurses, policemen, media, sanitation workers, delivery personnel, bank employees, government employees, and local store owners who have put their lives on the line to ensure that we as nation are protected and cared for adequate, said Army PRO Colonel Aman Anand. There was a fly past by the Air Force from Srinagar to Trivandrum and another one from Dibrugarh in Assam to Kutch in Gujarat. It included both transport and fighter aircraft. A media report from both pointed out the operating cost for bigger planes and jets could be around 6.5 to 7 crore per hour. The Indian Army, on its part, conducted mountain bands displays along some of the COVID-19 hospitals in almost every district in the country. The armed force also led the Red Dot Police Memorial on May 3 in the support of our police forces. The Navy, on its part, and its warship deployed in formation in coastal areas on the evening of May 3. Indian Navy warships also lit up and their choppers were used to showering petals on hospitals. These activities uplifting the encourage were also exorbitant. This was the way where Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force expressed their thanking in their own way. But now the time was ours. Then we have to give a thanks to our Corona warriors in our own way. Thank you and have a good independence. मेरा नाम तन्मय भारती है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। रहे तिरंगा आँखों में, माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त का मान होना चाहिए। रहो किसी भी माँ जब किसी भी वतन में, तुम दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। सरस्वती विद्या मंदिर सदातपुर मुजफ्फरपुर के इस परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित विद्या भारती के अधिकारी आदरणीय प्रधानाचार्य श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, आचार्य बंधु भगिनी, प्यारे भैया बहन, सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। आज हम स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। हमें उनके उस वेदना को याद हम करें जिनका जन्म परतंत्र भारत में हुआ, जिन्होंने इस आजादी प्राप्त करने में अपना और पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। प्यारे भैया बहन, हम भारत माता के पुत्र हैं। पुत्र होने के नाते हम अपनी प्राचीन गौरव को याद करें। जब प्राचीन गौरव को याद करेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कई विद्वान, लेखक, साहित्यकार का योगदान रहा है। उनके अथक परिश्रम के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम आज़ाद भारत के नागरिक कहे जाते हैं। आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इतने वर्षों के बाद भी हमने जो अभी तक प्राप्त नहीं किया है, हमें प्राप्त करना है। सर्वप्रथम हमें अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा।
आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज हमें अपने देश की रक्षा के लिए कहीं न कहीं जाकर किन्हीं के पास याचना करते हैं और उनके याचना पर हम जीना चाहते हैं। प्यारे भैया बहन, आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, सामर्थ्यवान बनिए और उस सामर्थ्य के आधार पर देश को आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आधुनिक शिक्षा पद्धति से हम आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम हम अपने उस गौरवशाली को याद करके गौरवान्वित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी के द्वारा हुआ। आज हिंदू का गौरव काफी बड़ा है। हम सभी को इस ओर बढ़ना है और एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करनी है। इनके लिए जो विघ्न बाधाएं आए, हम सबको मिलकर उस विघ्न बाधा को दूर करना है। साथ ही आज हम लोग के लिए गौरव की बात है कि भारत में नई शिक्षा नीति का आगमन हो चुका है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आज युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए नए प्रयोग आए हैं। हम केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, इस शिक्षा नीति में स्वाभिमानी नागरिक बनेंगे, हम कौशल विकास से युक्त होंगे, टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारी शिक्षा नीति का। इस शिक्षा नीति का अधिक से अधिक प्रचार करना और लोगों को इसकी बात से परिचित कराना। हमने देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये शिक्षा नीति पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उनको ये विरोध करने का स्वभाव बना हुआ है। कोई भी अच्छा काम होगा, वो अच्छे काम में वे विरोध करेंगे, उसका विरोध कर रहे हैं। हमें भी उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आज की शिक्षा नीति हमारे लिए आवश्यक है। हम विद्या भारती में पढ़ने वाले भैया भाग, हमारी काफी देश को आशा है। हम देश को आगे बढ़ाए और समृद्ध भारत बनाए, आत्मनिर्भर भारत बनाए, तभी हमें इस स्वतंत्रता दिवस के कि ये जो पर्व हम मना रहे हैं इसकी सच्चाई सामने आए। मैं पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ। हमें इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय भारत।
मुख्य अतिथि महोदय प्रातः स्मरणीय अस्माकं विद्यालयस्य देदीप्यमान श्रीमान प्रधानाचार्य प्रवरः विद्यालयस्य शुभचिन्तकाः आचार्यगण दीदीजी भ्रातरः भगिन्यश्च एवं आगतानाम् अतिथीनां सर्वेषां हार्दिक अभिनन्दनं वन्दनं स्वागतं नमनं च। अहम् आराधना पाण्डे 10वीं कक्षायां पठामि। स्वतन्त्रता दिवस उपलक्ष्ये किञ्चित् वक्तुम् अवसरः प्राप्ता अस्मि। बहुहर्षस्य विषयोऽयम् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के 1994 वर्षे अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् स्वतन्त्र भारते स्वशासनतन्त्रम् अपि आरम्भः भवेत्। स्वतन्त्र भारते त्रिवर्णान्तकं ध्वजम् अस्ति। सर्वप्रथम केसरिया वर्णम् अस्ति। अस्माकं शास्त्रे केसरी वर्णः बलप्रबोधकः अस्ति। भारतीयानां सर्वेषां जनानां बलं भवेयुः। द्वितीयः वर्णः श्वेतः वर्तते। श्वेत इत्युक्ते सत्यं सचरित्रं। यावत् पर्यन्तम् अस्माकं जीवने सत्यता न गच्छति तावत् पर्यन्तं सत्याचरणं न भविष्यति। तृतीयः वर्णः हरितः वर्तते। यावत् भारतदेशः कृषिप्रधान अस्ति, यावत् भूमिः हरितः न भविष्यति तावत् पर्यन्तं भारतस्य गौरवं नैव भविष्यति। अतः त्रयाणां वर्णानाम् उद्देश्यम् अस्माकं जीवने प्रतिप्रेरयति। ध्वजमध्ये चक्रम् अस्ति। चक्रे 24 दण्डाः सन्ति। चक्रं माध्यमेन अस्मान् बोधयति यत् 24 होरा निरन्तरं कार्यं भवेत्। उक्ति अपि इति अहर्निशे सेवामहे इति अस्माकं भारतीयानां कृते सन्देशः वर्तते। भारतमातुः स्वतन्त्रतार्थ अनेको महापुरुषाः स्वस्य जीवनस्य प्राणाहुति दत्तवन्तः। तेषां महापुरुषाणां श्रीमन्तः सुभाषचन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गान्धी, वीर सावरकर आदि तेषां महापुरुषाणाम् अद्य वयं विशेषरूपेण स्मरणं कुर्मः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा।
दिल की आरज़ू। मैं हूँ पंजाब का केसरी राजपूत राय। मेरे शरीर पर एक एक लाठी मिट्टी से लाके काबू एक एक किलो परम पूज्य राष्ट्रध्वज, आदरणीय समुपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, परम सम्मानीय हमारे प्रधानाचार्य महोदय एवं जो भी श्रोतागण हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं, उन लोगों के प्रति मैं चंद पंक्तियां मांडको उपनिषद की निवेदित करता हूं, जो कुछ इस प्रकार के हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम सतेन पंथा विदतो देवयाना एना प्रमंत्रस्यो यब्दगामा अत्र तत् सप्तस्य परमं निधानम। आज भारत सब वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज भारत का यह 74वां स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन से छूटकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ऐसा हो पाया तो यह केवल हमारे देश के शहीद और देशभक्तों के कारण हो पाया है। मैं उनके लिए भी चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं कि किस प्रकार से एक देशभक्त अपने देश के लिए किस प्रकार की भावना रखता है। उनके लिए चंद पंक्तियां निवेदित है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि दूं तुझको और भी कुछ। यह किस प्रकार की भावना है, इसको आप इस श्लोक एवं इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का यह एक शहीद अपने देश के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है। वो अपना तन भी समर्पित कर देना चाहता है, अपना मन भी समर्पित कर देना चाहता है और जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता है। ऐसे देशभक्तों को नमन करते हुए मैं अपनी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है और हम पूर्णतया एक गणतंत्र बन जाते हैं। और गणतंत्र होने के कारण हम सब कहीं न कहीं वास्तविक रूप से अब हम स्वतंत्र हो पाते हैं। और ज्यादा मैं इतिहास की चर्चाओं को न करते हुए मैं आज के संदर्भ में आना चाहता हूँ। आज का संदर्भ भी इतना ही खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रतिज्ञा को लेगा। और इस वर्ष का यह 15 अगस्त का थीम भी है कि कहीं न कहीं हम और आप आत्मनिर्भर बने। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की संक्रमण से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के कारण जब हम और आप जब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यमों से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि यह अंतर्देशीय व्यापार और बाह्य व्यापार को यह किस प्रकार से प्रभावित करता होगा। इससे अंतर्देशीय व्यापारों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। इसके कारण लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ही बहुत सारे उद्योग बंद हो गए और बहुत सारे लोग
बेरोजगार हो गए। अब ऐसी समस्याओं में अगर हम सब कुशलवान होंगे, हम कुशल भारत योजना के अंतर्गत अगर हम कार्यक्रम को करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भुखमरी की नौबत हमारे समक्ष नहीं उत्पन्न होगी। अभी के समय को देखा जाए तो हमारे समाज में भी देखा जाए तो कुशल विकास की ज्यादातर मांग है। हम लोग कुशल विकास की योजना के माध्यम से हम लोग सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम कर सकते हैं और इन विभिन्न माध्यमों से हम लोग कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा बोध देने का काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही सुदृढ़ होगी। अगर हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय सुदृढ़ होती है तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी संपन्न होगा। आज कोरोना वायरस ही नहीं अपितु चीन भी हमारे लिए एक सामरिक चुनौती के रूप में उभरा है। उसने हमारी एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गलवान घाटी में उन कायरों ने हमारे देश के सेनाओं पर किस प्रकार से वार किया, लेकिन हमारे देश की सेनाएं भी बहुत ही सशक्त है। उन सेनाओं ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन भी यह जानता है कि भारतीय वायुसेना से और भारतीय सेना से हम कतई नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए वह हालांकि आर्थिक रूप से चीन बहुत ही संपन्न है और इसी दृष्टि से भारत को भी एक आर्थिक शक्ति बनना होगा और आर्थिक शक्ति बनने के लिए भारत को कहीं ना कहीं कुशल भारत योजना के अंतर्गत उसके बाद मेक इन इंडिया के तर्ज पर आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और आत्मनिर्भर हम तब तक नहीं बन पाएंगे। अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम करें और स्किल डेवलपमेंट के काम से ही हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट होगा तो हमें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बेरोजगारी का सामना नहीं होगा तो हमारी प्रति व्यक्ति आय भी सुदृढ़ होगी। अंततः मैं उन वीरों के लिए चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं जो कि गलवान घाटी में उन चीनियों के कारण, उनका कायरों के कारण शहीद हो गए। उनके लिए भी मैं चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर जाए भी अनेक। और मैं जानता हूं कि यह आत्मनिर्भर बनने का भी संकल्प इतना आसान नहीं है। इसके समक्ष भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। उनके लिए मैं चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी स्नेहित स्वजनों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है आजाद रहेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा।
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा निदेशित एवं लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा संचालित एवं प्रबंधित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सरस्वती विद्या मंदिर केशवनगर सदापुर के इस वंदना सभागार में हम सभी अपने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण के उपरांत यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर जबकि ये कार्यक्रम पहली बार जिन परिस्थितियों में आभासी प्लेटफॉर्म के द्वारा आभासी माध्यम के द्वारा टेलीकास्ट हो रहा है, इस अवसर पर जो दर्शक वृंद है उनको, जो श्रोतागण हैं उनको, और इस सभागार में मंच की बाईं ओर उपस्थित श्रीमान कार्तिक कुमार ठाकुर जी, माननीय आश्रम अधीक्षक, और उनके दाहिनी तरफ विराजमान श्री अमित कुमार पांडे, आप भी इस विद्यालय की छात्रावास व्यवस्था से प्रशासनिक स्तर पर जुड़े हुए, और साथ ही सभागार उपस्थित आज मेरे आचार्य बंधु हैं श्री चंद्र कुमार तिवारी, श्री योगेंद्र जी, श्री अभिजीत जी, श्री रविकांत जी, श्री शिवशंकर जी और श्री रविरंजन जी बैठे इस विद्यालय के समस्त उपस्थित शिक्षकेतर, कर्मचारी, कार्यकर्ता, बंधु, इस कार्यक्रम को आभासी माध्यम से प्रत्यक्ष देख रहे विद्यालय परिवार के सभी हितधारक, स्टेक होल्डर्स एवं इस विद्यालय व्यवस्था को निरंतर गति देने के लिए इस संगठन से जुड़ा यह विद्यालय सांगठनिक ढांचे को व्यवस्थित रखने में तीक्ष्ण प्रतिबद्ध हमारे माननीय अधिकारीगण प्रांत स्तर के, क्षेत्र स्तर के, केंद्रीय स्तर के, आप सबों के साथ एक बार फिर उनको भी जो इस विद्यालय व्यवस्था जो संपोषक है, हमारे समाज के समस्त शुभेच्छुक, जो समाज के सभी हमारे अभिभावक और अन्य अपनी विचारधारा के जो भी चार परिवार के लोग हैं, इस विद्यालय को पोषण प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सबको स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम लोग हर साल इस स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं, अगले साल भी मनाएंगे, और मनाने की प्रक्रिया में एक सामान्य सा इसमें इसकी रूपरेखा होती है, आउटलाइन होता है, इसका हम लोग हर जगह पालन करते हैं। जैसे जिस संस्थान या जिस स्थल पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा हो, समारोह स्थल पर ध्वज स्थल की व्यवस्था, साज सज्जा, इसके उपरांत तिरंगे को लहराने के लिए, फहराने के लिए व्यवस्था, इसके उपरांत राष्ट्रगान, और आज इस दिन के निमित्त जो शहीद हुए उनकी शहादत को नमन करते हुए जयघोष करना, ये प्रतीक करते हैं, उनका स्मरण करना,
इनके बदौलत हमको ये आज़ादी प्राप्त हुई। इसके उपरांत हम समीक्षा करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का जो हमने सफर तय किया वो किस तरीके से किया, कितना खोया, कितना पाया, किन चुनौतियों को अभी भी का सामना करना आवश्यक है, और इस दृष्टि से एक और काम करते हैं। खास करके इतने सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, विद्यापीठ हैं, क्योंकि हर साल एक नई पीढ़ी इस कार्यक्रम में भाग ले रही होती है, तो उसको आवश्यक हो जाता है कि इसको ये बताया जाए इस दिवस का महत्व क्या है, क्योंकि अगर वो पीढ़ी ठीक से जान नहीं पाएगी तो स्वतंत्रता के रक्षा के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रयास हैं उसमें वो गति नहीं मिल पाएगी जिसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अपने देश के इस महान पर्व को मनाते समय हम उन चीज़ों को भी ध्यान में लाते हैं, रिकॉल करते हैं, जिसको हम सभी प्रतिदिन जानते भी रहे होते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को ये बात ध्यान में आ जाए और हमें भी फिर से स्मरण हो जाए, इसलिए उन चीज़ों को पुनरावहन करते, रिकॉल करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल वो देश की बात को संभालने वाले। समीक्षा की कड़ी में हम लोग इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं, जो कार्यक्रम राष्ट्र के प्रति गौरवबोध को जगाने का कार्यक्रम करते हैं। साथ ही झांकी भी निकाला करते हैं, जो एक विजुअल डिस्प्ले होता है इन सांस्कृतिक उपलब्धियों का, जिसको जानने से, समझने से नई पीढ़ी को चिंतन की नई दिशा मिलती है। तो इस क्रम में जरा याद करें कि थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक के इन देशों में भारतवर्ष ने अपनी सांस्कृतिक जो छाप अब तक छोड़ रखी है, देखा जाए इन देशों तक में भी अपने भारतवर्ष की सांस्कृतिक जड़ें गहरी बैठी हुई हैं। इस बृहत्तर भारत को स्मरण करते हुए अब हम लोग उस अखंड भारत को जरा ध्यान में लाए, जो टूटते टूटते कटते कटते आज जो मानचित्र हमें उपलब्ध हुआ है, जरा उस पर एक प्रश्न निक्षेप करना फर्ज बनता है। 1876 ईस्वी में इस अपने अखंडित भारतवर्ष से अफगानिस्तान कट गया। 1904 में नेपाल अलग बना, 1906 में भूटान अलग देश बन गया, 1914 में तिब्बत अलग कट के बना, 1937 में बर्मा, म्यांमार, ब्रह्मदेश ये अलग हो गया। 1947 में मानो भारत माँ की दोनों हाथ कट गए, जिसको पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और 14 अगस्त 1947 को इन दोनों हाथों को कट जाने के बाद 15 अगस्त को हम लोग खड़े होते हैं और जश्न मनाते हैं, हम आजाद हो गए। ये एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है, समझने लायक। अगर हमारे अंदर की भारतीयता जीवंत हो, इस छोटे से आख्यान को सुनने के बाद हमारे अंदर ये भावना अवश्य बलवती होगी कि हमें कुछ नए तरीके से चिंतन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। नई संस्थान, बल्कि विद्या भारती संस्थान का ज़्यादा कुछ हुआ,
इनसे जुड़े हुए विद्यालय हो या इनसे जुड़े हुए संस्थान हो, समितियां हो, प्रदेश समितियां हो, क्षेत्रीय समितियां हो, इन सारे स्थानों पर जब हम इस कार्यक्रम को बना रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक मजबूरी, उस समय हम लोग प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड राष्ट्र दिवस के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में हम भी कुछ लोग इसमें आगे आते हैं और ध्यान आकृष्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है इतिहास के उस बड़े सच का ज्ञान है, जिसका ज्ञान नहीं होने के चलते हमारा हिंदू समाज, जो अपने आप को सोया हुआ शेर समझता है, उसकी ये हालत बनी हुई है। वो कट रहा है, टूटते जा रहा है, उसको जगाने का काम हमको करना है। यही वजह है विद्या भारती विद्यालयों में जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर तिरंगा ज्ञान मान शान की बात करते हैं, ध्वज के तीनों रंगों में छिपे हुए प्रतीक संकेतों की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, विद्वानों को समझाते हैं, समाज को समझाते हैं। उस समय में भी हम ये नहीं भूलते, ये जो खतरनाक स्थिति है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, इस पर एक निश्चित रूप से एक सच्चा हिंदुस्तानी अवश्य ही कंटेम्पलेट करेगा। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिसके करने से उसके राष्ट्र को क्षति पहुँचती है। और यही कारण है विद्या भारती विद्यालय में एक और काम करते हैं, झंडोत्तोलन के पूर्व भारत माता का पूजन करते हैं और भारत माता के इस अखंड स्वरूप को ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं, खुद को कहीं भूल जाते हैं, उसको ध्यान में लाते हैं। ये स्थिति और हमको इसको कुछ भी करके आज नहीं तो कर, लेकिन भारत को अखंड बनाना, भारतवर्ष के इस भूगोल को ठीक करना है। Nowadays we are doing fractured India and we have to ensure अखंड भारत। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है और जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, इजराइल सरीखा देश अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न बना सकता है, और जापान में 2 बार परमाणु बम गिराने के बाद जापान जैसा छोटा सा देश आज विकसित देश के रूप में अपनी छवि बना सकता है, क्योंकि वहाँ एक एक बच्चा राष्ट्रभक्त होता है। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यही कारण है कि विगत 68 वर्षों से विद्या भारती शिक्षा के माध्यम से अपने भैया बहनों में इस स्वाभिमान को जगाने की कोशिश में लगी। कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने शाम के समय जो भाषण दिया था, उसको देते हैं, आपने सुना हो उनके वक्तव्य को। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का व्याख्यान सामने अभी हम नहीं सुन पाए, लेकिन जब आएगा सुने होंगे, जब पढ़ेंगे, जानने के बाद समझ में आता है, हमको समझ में आता है। तो वहाँ ये समझने की आवश्यकता है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमको इस एड्रेस को बहुत गंभीरता से लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो समसामयिक संदर्भ में संविधान की प्रस्तावना और उसमें वर्णित हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमें सचेत करते हुए आज जो करनी है समकालीन संदर्भ, उसको ध्यान आकृष्ट कराते हैं, वो भी ध्यान रखना है। और सब जगह से एक बात स्मरण की अवश्य आती है, हमारा जो कार्य क्षेत्र वो हमारा हिंदुस्तान का वही कार्य क्षेत्र है, वही भाग है, हिंदुस्तान हमारा। केवल एक मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के ठीक करने से सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को अपने गवर्नेंस को ठीक करने मात्र से काम चलने वाला नहीं। हम तो जयपाले बोल रहे थे, विघटनकारी शक्तियों के प्रबल रूप से आज भी विद्यमान हो रहे हैं। हम सोए रहेंगे, ऐसा होगा?
तो जब समाज सो जाता है, सोए इस घर में लोग सोए रहते हैं, वहाँ चोरी होगी। जगे हुए घर में ऐसी संभावना नहीं होती। जब हम लोग सोए रहेंगे, चाहे हम अपने आप को कितना ही बड़ा स्मार्ट ना समझते हो, तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, ऐसी कमजोरियाँ फैलती रहेंगी, और तब हम लोग अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, ऊंच नीच, न जाने कितने सारे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स खड़े करके एक दूसरे को दोषारोपण करते हुए टूटे हुए रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, और तब हम पर कहीं से भी पर जैसे आतंक करके भी हम प्रशासन कर जाएगा हजारों वर्ष। तो इसमें असंभव की बात है। तो अपने कार्य क्षेत्र में हमें ये महसूस करने की आवश्यकता है कि विश्व गुरु थे, और कल को भी अब हमें विश्व गुरु बने रहने की स्थिति बनानी है, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभाल कर रखना है, अनेकता में एकता का कीर्तिमान स्थापित करना है। तो नेशन बिफोर सेल्फ, पहले राष्ट्र तब हम तब मैं, इस बात को बीज मंत्र के रूप में लेकर जीना होगा। भाषण देने का विषय नहीं। और जब इस चीज को नेशन बिफोर सेल्फ अगर हम बीज मंत्र के रूप में लेंगे तो यही बात समझ में आएगी, जिसको हमारे ऋषियों ने कई बार कहा, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः। और किसी कवि ने भी कहा, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाह रहा हूं देश की धरती तुझे कुछ और नहीं। ये भाव इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः आएगा ही आएगा। उसको 24 घंटे से कम में हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान में आएगा। हम चाहे जहाँ कहीं सरकारी तंत्र में काम कर रहे हो, निजी निकायों में काम कर रहे हो, हमारा फंक्शनल रोल अपने प्रोफेशन के प्रति चाहे जो कुछ भी हो। एक विद्यालय में हम प्रबंध कार्य समिति के माननीय सदस्य के नाते काम कर रहे हो, प्रधानाचार्य के नाते काम कर रहे हो, आचार्य के नाते काम कर रहे हो, शिक्षकेतर कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हो, हम किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, प्राध्यापक हो किसी कॉलेज में, महान शिक्षाविद हो, संत हो, समाज सुधारक हो, जो भी हो, अपनी अपनी प्रकृति अपने रुचि के अनुसार सबको अपना काम मिला है, भगवान ने धरती पर भेजा है, काम में लगे हैं। इतना ही करना है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ दैट मस्ट गो इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। राष्ट्र के हित में हमारा सब कुछ है। कम से कम बहुत बुरी स्थिति हो, मन ठीक नहीं हो, तो कब कितना काम तो नहीं करें जिससे क्षति होने वाली, इतना ध्यान रखना होगा। तो गवर्नेंस भी ठीक रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक रहेगा, और तब हमारे अंदर अपने कार्य क्षेत्र में जो लीडरशिप है वो हेल्दी रहेगी। हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में इसी नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, और ये मामूली चीज नहीं। विद्या भारती विद्यालयों से जुड़े हमारे विद्यावान इन्हीं संस्कारों को लेकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं अपने वक्तव्य को अब मैं विद्यालय केंद्रित कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जिज्ञासा होगी कि विद्यालय की स्थापना से लेकर के अब तक के हमारे सफरनामे में हमारी उपलब्धियां क्या है, और फिर आगे की योजना क्या है, क्या उसके अनुरूप हमारी मानसिक तैयारी है। इसलिए ये इस मंच से मुझे कुछ इसकी आउटलाइन, कुछ इसकी रूपरेखा देनी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग कोविड-19
पैंडेमिक के चलते एक नई शैली में पूरी शिक्षण व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इस विद्यालय का मैं परिचय करूं तो ये भी आवश्यक है। विद्यालय के परिचय कराने का मतलब ये नहीं कि इस विद्यालय का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कितना मंजिला भवन है, इसकी चर्चा मैं नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अपने भैया बहनों को, खास करके जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको समझ में आनी चाहिए। मैं परिचय करा रहा हूँ अपने विद्यालय, जरा ध्यान से इसको समझिए। आपको नाम मैं ले रहा हूँ और उनके कुछ ही गुणों की चर्चा कर रहा हूँ। श्रीमान कार्तिक कुमार ठाकुर, ये हमारे इस विद्यालय के वरीयतम और अनेक विद्यालयों से अनुभव प्राप्त, विभिन्न दायित्व निर्वहन करते हुए अपने आप में एक प्रशिक्षण संस्थान हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत, अनेक विभूतियों से संपन्न, अनेक कौशलों से संपन्न अहमद द्वय, उसके उपरांत अपने अंग्रेजी के विद्वान श्री जवाहरलाल नेहरू, वैसे ही अनेक प्रकार के प्रबंधन से जुड़े कौशलों से युक्त अपने शशांक कुमार, नवाचार और प्रयोगधर्मिता का अगर कॉम्बो पैक कहें तो ऐसे श्री शिवशंकर शर्मा, धर्मिता का अगर कॉम्बो पैक कहें तो ऐसे श्री शिवशंकर शर्मा ग्रंथ किया जाता है। बच्चों को मातृवत स्नेह देने वाली अपने श्रीमती नीतू कुमारी की, संस्कृत के उद्भट विद्वान डॉक्टर संजय पांडे जी, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से जुड़े और ताइक्वांडो के भी तज्ञ श्री चंदन कुमार तिवारी जी गणिताचार्य, संगीत क्षेत्र में अप्रतिम प्रतिभा के धनी श्री योगेंद्र कुमार झा योगी आचार्य, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के तज्ञ श्रीमती सोनी कुमारी, अंग्रेजी में अभिनय शैली में अध्यापन करने में लक्ष्य श्री नीतीश कुमार, आईटी के तज्ञ श्री अभिजीत जी, जो अभी हम लोगों को डिजिटल लिटरेसी सरीखे अनेक कार्यक्रमों को रिसोर्स पर्सन के रूप में हम लोगों को उन्होंने कार्यक्रम से हम लोगों को लाभान्वित किया। ऐसे विद्यार्थी कंप्यूटर के आचार्य, रसायन विज्ञान के विद्वान आचार्य श्री रविंद्र आचार्य, जीव विज्ञान और चित्रकला, साथ ही सुलेह की बात करें तो योगेंद्र आचार्य जी की तरह श्रीमती अलका देवी जी, ऐसी प्रतिभा से संपन्न। इस विद्यालय, यह विद्यालय जो है अपने सांगठनिक रचना के अंतर्गत वहां मुजफ्फरपुर विभाग के योग प्रमुख, प्रचार प्रमुख और ऑनलाइन एजुकेशन की गहरी समझ रखने वाले श्री रविंद्र जी, हिंदी के साथ सामाजिक विज्ञान, खास करके अर्थशास्त्र और इतिहास, इन विषयों पर गहरी पकड़ रखे हुए श्री रविकांत जी, और अंत में इस विद्यालय के सारी
व्यवस्थाओं को कह सकते हैं पूरा प्रबंधन कर सकते हैं, खास करके वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। मंच पर विराजमान है श्री अतुल कुमार पांडे जी। आप सिर्फ लेखाकार ही नहीं है, बल्कि इस विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन को एक निदर्शनात्मक स्वरूप में आपने खड़ा किया है और इस चर्चा को एकांत में होगी। ये इस विद्यालय का थोड़ा सा परिचय दिया मैंने। इसमें अभी ये नहीं कहा ये लोग प्रशिक्षित, स्वाभाविक CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय है तो प्रशिक्षित होंगे। केवल प्रशिक्षित ही नहीं, उस प्रशिक्षण में इनको बताया गया अपने आचार्यों शिक्षण की विधि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कैसे करना, कितना करना, क्यों करना, मूल्याधारित शिक्षण को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इस सब पर सभी आचार्य जी का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में CBSE के सोर्स पर्सन्स अपने केंद्र के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम सब संपन्न हुआ और लॉकडाउन की ये विधि ऑनलाइन एजुकेशन को एक बहुत अच्छे स्वरूप में देने के इस विद्यालय में इन आचार्यों की इस टीम ने, ये टीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीवंत प्रमाण, जीवंत उदाहरण है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में कितना एक्सपर्ट हैं, कभी कभी तो लगता है कि किसी तालमेल में, बावजूद इसके उनको मालूम है ये सब का एक ही लक्ष्य है कि पहले विद्यालय है तब हम। इस भावना से काम करने वाले ये समस्त देव दुर्लभ आचार्य वृंद है, बंधु भगिनी है। एक नाम और छोड़िया, हिंदी की तज्ञ मीना दीदी, कोई विदेशी है, काव्य शास्त्र में बहुत गहरी पकड़ है और कोई छोटे नहीं है। सब लोग इस टीम में काम करते हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और जब कार्यक्रम शुरू भी होता है तब देखते रहिएगा कि सब लोग एटेंडम इनको कोई कार्यक्रम दे रही है, फिर देखिए तो कैसे लोग कहीं से प्रामाणिक रूप से संकल्प करके रखता है कि सारे सिस्टम जैसे शरीर का स्वस्थ माना जाता है जब शरीर का कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जैसे स्नायु संस्थान, अंतःस्नायु संस्थान, ऐसे जितने संस्थान हैं जब सब हार्मोनी में होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए ये सारे इंडिविजुअल आचार्य दिख रहे हैं, अलग अलग संस्थान के पर्याय हैं, लेकिन जब हार्मोनी में होते हैं तो विद्यालय को इस ऊंचाई पर लेके आते हैं। प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार्च 2015 में खड़ा हुआ विद्यालय इन्हीं के पुरुषार्थ के बल पर मान्यता को प्राप्त किया और आज के दिन में, आज की तारीख में हमारे विद्यालय टीम ने एक उदाहरण पेश किया है। मुजफ्फर विभाग में परिवर्तन का केंद्र बना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो दिखता नहीं है। अभी क्या होता है, हमसे विभाग को मिलने आते हैं, आज से बात है स्कूल बंद है, स्कूल बंद नहीं है क्योंकि स्कूल 13 के समय चल रहा है। आपको दिखता है स्कूल अलग विषय, स्कूल देखना है तो भीतर जाके देखिए वहाँ क्या चल रहा है तो पता चल जाए। इस दिशा में अभी हम लोग खास करके इस सत्र से हमारे आचार्यों ने, इन्होंने अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस दृष्टि से अभी ग्रेडिंग असेसमेंट होने वाला है, हो भी रहा है, कई पार्ट हुआ भी है और इसका फाइनल टेस्ट भी आने वाला है। सभी आचार्य अपने अपने विषयों में तो बताएंगे, लेकिन चूंकि अपना विद्यालय अभी तो लगा पता नहीं विद्यालय पहले जैसे सोचा था चल पाएगा, लेकिन 4 तारीख से 4 अगस्त से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वो गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं जो कि कभी चला करती थी
गाँव में, शिशु सभा में, बाल सभा में, किशोर सभा में भैया भाग लेते हैं। उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की संभावनाओं के लिए जिन गतिविधियों में इन्वॉल्व होना आवश्यक, उनसे वो जुड़ रहे। गूगल मीट, जूम मीट और आगे आने वाले समय में अभी कई अभिनव प्रयोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले भी मैं बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, इस विद्यालय की एक सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं होती, केवल विषय ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि विषय के साथ इसका मूल्य पक्ष ये भी दिया ही जाता। क्योंकि अगर ये नहीं दिया जाता तो आज सीबीएसई और सभी आचार्यों को ध्यान दिलाया गया है 21st सेंचुरी स्किल्स इम्बाइब करना है, आपने स्टॉप करना है। इसके लिए हमने कई बार सारे पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लिटरेचर आपको दिए गए हैं, विभागों में भी इसको देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो काम हो रहा है। भैया बहन जो जुड़े हुए हैं धर्मता से, उनमें काफी गुणात्मक विकास, कई बार परीक्षाएं हो चुकी हैं, पहले तो अभ्यास किया गया था गूगल फॉर्म्स पर टेस्ट मोड में इसका एग्जाम लेने का, तो वो भी काम हुआ है और आगे भी होने वाला है और बेहतर रूप से होने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात इस बार की है। क्योंकि नई शिक्षा नीति का मसला भी आपने पढ़ा होगा, उसको उन्मुख होती हुई गतिविधियों का आलय विद्यालय सुनिश्चित करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इवन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, इसको सुनिश्चित करने में आप हमारा आचार्य तंत्र सन्नद्ध है, लगा। इसलिए कहने का से ये है कि कितनी महत्वाकांक्षी योजना के साथ लोक शिक्षा समिति द्वारा संचालित ये जिला स्कूल है, और जिला स्कूल के इसमें पढ़ रहे बच्चे मामूली बच्चे नहीं, वो बहुत बड़े संगठन से जुड़े हैं, इसलिए उनकी पहचान असामान्य है। आज अपनी बात समाप्त करने से पहले इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में केवल इशारा किया है। हमारे अंदर की मनस्विता, खासकर आचार्य और शिष्य, क्योंकि आचार्य और शिष्य जहाँ खड़े हो जाते हैं, बन जाता है विद्यालय मीटिंग नहीं होती। इसलिए आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो विद्यालय है, नहीं कर रहे हैं मैं तो विद्यालय नहीं, ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ है। और बहुत उत्कृष्ट तरीके से शिक्षण की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए ये केवल सीसीटीवी सर्विलांस स्कूल नहीं, वाईफाई कनेक्टिविटी है, सारा कुछ किया हुआ, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हम लोग जैसे उदाहरण के लिए लैब की बात कर रहे हैं, फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, बायो प्रैक्टिकल, इसके लिए भी वर्चुअल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम है कि हाथ में वो उपकरण नहीं लिए जाते, कब तक काम बनता है। देखते हैं आने वाली स्थितियाँ अनुकूल होने वाली हैं, कामना की याद है, लेकिन अभी विभ्रम की स्थिति बनी हुई है। और इसमें हम लोग प्राथमिक जो अभी धातव्य बिंदु रखते हैं तो वो है कि हम लोग जहाँ भी रहें निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और जो गाइडलाइंस है कि मास्क पहनना है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात रखनी है, वो ध्यान रखना है। और साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसका अवश्य फॉलो करना है। निरोगी जीवनचर्या को आरंभ करना है, अपनाना है, देना है, स्वयं स्वस्थ रखना है, दूसरे को भी स्वस्थ रखना है। इस तरह से इस चीज को बहुत बकायदा अच्छे तरीके से काम करने वाले हम सारे लोग मिलकर के विद्यालय होते हैं। हम विद्यालय, मैं आचार्य हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। इस पूरे विद्यालय के अन्य चीजों को ठीक करने में हमारे शिक्षक कर्मचारियों का भी अहम योगदान, वो इसको सुरंग बनाते हैं, लगे रहते हैं। हमारे भोजनालय के कर्मी हैं तो भी इस भाव से भोजन बनाते हैं कि मुझे मालूम है कि बच्चे जो छात्रावास में रहते हैं आए नहीं है, कल जो आएंगे जब तक थे
उस स्थिति में उनके प्रति वही भाव घर में रहते तो माँ का भाव का बना नहीं था, वही अनुभूति उनको यहाँ हो, इस भाव से लगे रहने वाले हमारे यहाँ के पायलट सफाई कर्मी वैसे ही है, हमारे वाहन चालक हैं तो किसी भाव से सुरक्षित बच्चों को लाते हैं, समझते हैं ये केवल मेरा काम एक सिंपल वाहन चालक का नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये विद्यालय जिस टीम से बना है उस टीम के ये सारे फीचर्स हैं, तो यहाँ भैया बहनों का भविष्य सुरक्षित है। सर्वांगीण विकास की बात करने के लिए विद्या भारती के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जब पालन करने की कोशिश की जा रही है। शारीरिक रूप से उनको विकसित करना है, प्राणिक रूप से विकसित करना है, मानसिक रूप से उनको निष्कर्ष निर्विकारी बनाना है, बौद्धिक दृष्टि से भी उनको प्रखर बनाना है, नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि उनको सेवा भावी बनाना है। एक मैन मेकिंग फैक्ट्री है, वो टकसाल है जहाँ पर हम लोग भावी भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। जिन आचार्यों के माध्यम से काम हो रहा है, हमें उन पर गर्व है, प्रबंधन को गर्व है और इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को भी ये बात ध्यान में है क्योंकि वो करीब से देखे हुए, तो इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करना सन में आवश्यक था। हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और एक बार फिर वो सारा काम करेंगे जो राष्ट्र हित में हो, स्वाभिमान हो सदा स्वदेश के लिए, ध्यान रहना चाहिए। पहले वो है तो मैं, उन्हीं शब्दों के साथ एक बार अखंड भारत और क्योंकि यही मूल विषय है, बर्लिन को याद कीजिए, बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है, इजराइल संप्रभुत्व संपन्न हो सकता है और जापान खड़ा हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा, इतनी विविधता, इतनी अपूर्व क्षमताओं से भरा हुआ भारत देश क्यों नहीं हो सकता। हम कब तक ये छोटे छोटे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्रिएट करते रहेंगे, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का समकालीन संदर्भ हमको समझ में आ सकेगा और फिर उसके अनुरूप हम अपने आचरण को दिशा को दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे विद्या तुम्हें
जिंदाबाद